हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आपका आ रहा है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वान हाफ फैक्टर। वान हाफ फैक्टर आई निकालना कैसे, आज इसको आपको सिंपल मेथड से समझाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो एकदम सिंपल वे में समझें कि अगर कोई भी अभी तक आपने जो भी पढ़ा कहीं पे भी ये नहीं देखा कि एसोसिएशन हो रहा या तो डिसोसिएशन हो रहा, आपने डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का कहीं पे भी नाम नहीं लिया गया। सिर्फ इतना लिया गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जिसमें ज़्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। लेकिन अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं अब बढ़ रहा कि घट रहा, अब इसको भी ध्यान में देना है। अगर यहाँ हमने बात किया वान हाफ फैक्टर की, तो या तो मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल या तो बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगे। और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का बढ़ना या घटना ही क्या कहलाता है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे जैसे लिखा हमने कि व्हेन मॉलिक्यूल आर कंपाउंड गेट डिसोसिएटेड आर एसोसिएटेड देन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विल गेट इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने लिखा कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इंटू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे आई है क्या, वान हाफ फैक्टर। और आई निकालेंगे कैसे, तो यहाँ सिंपल मेथड है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब यहाँ पे इसी के बेसिस पे हम पहले बात करेंगे कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा तो क्या क्या चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मान लीजिए हमने डिसोसिएशन लिया। अब यहाँ पे हमने कहा या तो डिसोसिएशन होगा या तो एसोसिएशन। अगर मान लीजिए डिसोसिएशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो हमारा ए बी है, ए प्लस और बी माइनस में डिसोसिएट हुआ। जब डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा तो वान हाफ फैक्टर आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब आई बढ़ेगा तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है ये क्या हो रहा है, जब डिसोसिएट हो रहा तो घटेगा। अब जब एसोसिएशन में आएंगे तो दो आयन मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे, घट जाएंगे। जब सॉल्यूट पार्टिकल घटेंगे तो वान हाफ फैक्टर भी क्या होगा, घट जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एकदम सिंपल। अब यहाँ पर हमें सीखना है कि वान हाफ फैक्टर कैलकुलेट कैसे करना है। तो डिसोसिएशन आपने देखा, दूसरा एसोसिएशन देखा। तो हमने यहाँ कहा कि वान हाफ फैक्टर निकालना है तो दो केस आएगा, एक डिसोसिएशन का, सेकंड एसोसिएशन का। डिसोसिएशन में दो केस आएगा, एक कंप्लीट डिसोसिएशन और सेकंड पार्शियल डिसोसिएशन। अगर कंप्लीट निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू एन, तो जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना ही आपका क्या होगा, वान हाफ फैक्टर। जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, अगर इसको हमने कह दिया कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, यानी प्लस Cl माइनस, तो नंबर ऑफ आयंस है 2, तो वान हाफ फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अब सेकंड आता है पार्शियल डिसोसिएशन। तो यहाँ पे पार्शियल का मतलब है कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ, कुछ पोर्शन ही डिसोसिएट हुआ है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। और अल्फा एक्सप्लेन करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिसोसिएट हुआ। n बताता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, आई आपका वान हाफ फैक्टर है ही है। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। और सेकंड आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन में भी दो केस आता है, कंप्लीट एसोसिएशन एंड पार्शियल एसोसिएशन। कंप्लीट में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन n। वहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, सेम रेसिप्रोकल हो जाएगा। और पार्शियल में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, या अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1। अब इस पे आपको हम एक दो क्वेश्चन करा दें तो आपको क्लियर हो जाए, तब इसको देखिएगा। अब देखें इस पर हम एक आपको क्वेश्चन करा दें पार्शियल वाले पे।
कंप्लीट तो आसान है, चाहे डिसोसिएशन हो चाहे एसोसिएशन हो। जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, अगर डिसोसिएशन होगा तो जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उतना 1/2 फैक्टर, अगर एसोसिएशन होगा तो 1/, में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ अगर पार्शियल होता है, जैसे हमने क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द 1/2 फैक्टर फॉर 30% डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है इसको देखना है। अल्फा दिया है कितना 30%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 30/100 या 0.3। नेक्स्ट आपका K4FeCN6, पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या इसको तोड़ के भी निकाल सकते हैं आयंस में। यहाँ पोटेशियम 4 है और इसको हमेशा जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर होता है उसको हमेशा 1 आयन लिया जाता है। या आप डिसोसिएट कर दीजिए 4K प्लस FeCN6 -4, तो टोटल आयन कितने हो गए 4 और 1 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए 5। अब हमें यहाँ पे अल्फ़ा भी पता चल गया, नंबर ऑफ आयंस भी पता चल गए, तो 1/2 फैक्टर हम निकाल लेंगे। I = 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा से, तो 1 + n की वैल्यू -5, अल्फ़ा है 0.3। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आप देख लें 4 × 0.3, यहाँ पे आ गया 2.2। ये क्या आ गया हमारा 1/2 फैक्टर, किसके लिए फॉर 30% डिसोसिएशन के लिए। तो यहाँ पे एकदम सिंपल वे में आपको समझना है, जो भी वैल्यू दिया उसको आप पुट करिए और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मोर बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आपका डिसोसिएशन या एसोसिएशन है तो अगर मान लो आप क्वेश्चन लगाते हैं तो 2 ही टर्म आएगा नोट पॉइंट में, या तो आपका डिसोसिएशन टर्म आएगा, डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन, 2 ही आएगा, या तो डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन। तो जब भी 1/2 फैक्टर आपसे पूछेगा तो डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू >1 आनी चाहिए। अगर >1 आता है तो सही है, नहीं तो फिर आपका गलत है। और एसोसिएशन में क्या है, यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो <1 आना चाहिए। अगर <1 आ रहा तो एसोसिएशन का भी ये सही है। तो आप अपना आंसर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसके माध्यम से अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि डिसोसिएशन कह रहा कि एसोसिएशन कह रहा। अगर डिसोसिएशन कहता है तो यहाँ पे आपका जो 1/2 फैक्टर आएगा >1 होगा ऑलवेज, एसोसिएशन के लिए <1 आएगा। अब यहीं पर एक नोट पॉइंट और लिखाएंगे, जब आपका डाइमर फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे अब एक चीज़ समझिएगा, नोट पॉइंट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट हमने बोला कि जैसे इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फिनाल, अगर इन सब का एसोसिएशन होता है तो यहाँ पे डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। जब डाइमर का फॉर्मेशन होगा तो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे घट जाएंगे, और सॉल्यूट पार्टिकल घट जाएंगे तब उसका 1/2 फैक्टर कैसे निकालेंगे। इस कॉन्सेप्ट का वेटेज ज़्यादा है, इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने लिया 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, तो 2 मोल एसिटिक एसिड मिलकर क्या बना दिया 1 मोल, 2 मिलकर 1 हो गए। यहाँ पे अगर हम बात करें बिफोर डिसोसिएशन, अगर 1 मोल था तो कितना बनेगा 0 बनेगा। और यहाँ पे कह दे आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन बाद अगर इससे अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ तो यहाँ बनेगा कितना α/2। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 से कितना हो रहा हाफ 1 हो रहा है, तो यहाँ अगर अल्फ़ा निकला है तो यहाँ α/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 1 - अल्फ़ा प्लस α/2, तो I = 1 - α/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि डाइमर का मतलब हुआ क्या, कैसे हम समझेंगे कि डाइमर क्या हुआ। तो यहाँ इसको समझाते हैं आपको फिगर से। जैसे मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड लिया, यहाँ पे CH3C, यहाँ पे O, यहाँ लिखा OH। अब एक मोल और लिया हमने CH3, यहाँ पर O, यहाँ पर लिया OH। तो इसके बीच क्या हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो दो मिलकर क्या हो गए, एक। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एसोसिएशन। क्या हो गया, एसोसिएशन। जब एसोसिएशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइमर का। क्या फॉर्मेशन हुआ, डाइमर का। और डाइमर बनेगा तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो हमारा 1/2 फैक्टर घट जाएगा। 1/2 फैक्टर आई। अब निकालने का रूल अलग ही हो जाएगा। अभी आपने देखा कि जब निकालेंगे तो यहाँ पे अभी हमने एक्सप्लेन किया कि I = 1 - α/2 हो जाएगा। ते हुआ डाइमर का फॉर्मेशन जब दो मिलकर एक हो जाए। अब यहीं पर अगर हमें क्वेश्चन लगाना है, अब ऐसे तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन लगाए और हो जाए। तो अब जो हमने कोलगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, अब उसी में 1/2 फैक्टर को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने दिया, जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल कोलगेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, एबनॉर्मल कोलगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहला अगर आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहला, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ΔP/P0। पहले अगर नॉर्मल था तो वहाँ पे 1/2 फैक्टर आई मल्टीप्लाई नहीं होता था। अब यहाँ क्या हो जाएगा, I × W/m × m/W। अब यहाँ पे 1/2 फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, 1/2 फैक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ΔTB = I × KB × m। m मोलैलिटी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। थर्ड आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे तो ΔTB = I × KF × m। एंड फाइनली फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा तो πB = I × NHT। इन्हीं फार्मूलों का यूज होगा। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 1/2 फैक्टर निकालेंगे और 1/2 फैक्टर निकालने के बाद फार्मूले पे पुट करेंगे। और क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन होगा कि डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है। ये आपका पूरा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा एकदम सिंपल वे से। तो इस पे आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में उसको ऑप्शन करिए, उसको हम प्रूव करेंगे। और यहाँ पे अब आप सभी को पता चला कि चाहे CBSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, JEE मेंस हो, सबका एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब एकदम आप लग जाइए, करो या मरो वाली टेंडेंसी अपनाइए। जितना आप करेंगे मेहनत उतना आप आगे खिलेंगे। अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल सोचना पड़ेगा। इसलिए कल अच्छा बनाने के लिए आज आपको जागना पड़ेगा। अगर आज आप मेहनत करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेटर होगा। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, आप ज़्यादा समझदार हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल आने वाला है, उससे आप पर्सनली अपना कुछ भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं।